कैसा है, हम लोग देख रहे थे एकदम बेसिक्स ऑफ लॉ। हमने पिछली क्लासेस में देखा कि कानून बनते क्यों हैं। देन हमने ये भी देखा कि कानून बनते कैसे हैं। तो हमने देखा पार्लियामेंट बनाता है कानून, एक प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। हमने साथ में ये भी देखा कि कानून बनाने के लिए दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में पास करना पड़ता है एक बिल को। बिल मींस एक ड्राफ्ट लॉ, जिसको जब लोकसभा और राज्यसभा में पास करते हैं और प्रेसिडेंट असेंट देते हैं तो इट विल बिकम एन एक्ट। एक्ट यानी एक ऐसी चीज़ जिसमें लिखा हुआ है क्या करना और क्या नहीं करना, उसको हम एक्ट बोलते हैं। फिर कई बार एक्ट में कुछ चीज़ें क्लियर नहीं लिखी होती तो उस केस में झगड़े होते हैं और हम कोर्ट जाते हैं। कोर्ट जो डिसीजन देता है दैट ऑल्सो बिकम्स द पार्ट ऑफ लॉ। हमने ये भी समझा। तो कोर्ट जो डिसीजन देता है वो सब जगह अप्लाई होते हैं फिर वैसे के वैसे। हमने ये देखा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कोर्ट्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है, जो एकदम टॉप मोस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पूरे देश भर में एक प्रकार से ही लागू होता है, कहीं कोई भी इसके अगेंस्ट डिसीजन नहीं दे पाएंगे। हाई कोर्ट जो है ये हर स्टेट में जो एपेक्स कोर्ट है वो माने जाते हैं। दैट मीन्स हाई कोर्ट के डिसीजन उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए कानून बनते हैं। बट ऐसा ज़रूर हो सकता है कि एक स्टेट में कुछ और डिसीजन आया और दूसरे स्टेट में कोई और डिसीजन आया ऑन द सिमिलर केस। सो जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट हो सकता है यहाँ भारत में, सॉरी महाराष्ट्र में अलग डिसीजन दे, वहीं दिल्ली हाई कोर्ट उसके अपोजिट डिसीजन दे, ऐसा हो सकता है। अल्टीमेटली हम लोग फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वो जो फाइनल डिसीजन देगा दैट विल बी एप्लीकेबल। फिर हमने देखा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 लाख रुपए तक के केसेस आप ले जा सकते हैं, उसके ऊपर के केस डायरेक्टली हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जजेस अपॉइंटेड होते हैं और सेम लेवल पे मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स होते हैं मेट्रो सिटीज़ में। जो यहाँ पे सबसे लोअर जो लेवल पे एक जज होते हैं उनको हम बोलते हैं मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जो डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं। वहीं मेट्रो में जो काम करेंगे उनको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोलेंगे। दोनों सेम ही है, बस वो कौन सी जगह पे काम कर रहे हैं उस हिसाब से उनका नाम चेंज हो जाता है। तो ये हमने समझा था। इसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि कानून कहाँ कहाँ से आता है। सोर्सेस ऑफ लॉ देखे थे हमने। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, फिर स्टैट्यूट दैट मीन्स एक्ट वगैरह, फिर जुडिशियल डिसीजंस एंड कस्टम्स जो तौर तरीके हैं वो भी कानून का हिस्सा बन जाते हैं। हमने ये भी देखा कि कैसे कैसे कानून होते हैं भारत में। तो भारत में लॉ को अलग अलग टाइप से डिवाइड किया गया है, जैसे कि क्रिमिनल लॉज। क्रिमिनल लॉ जो क्राइम से रिलेटेड होता है, जिसमें इलीगल जो क्राइम क्रिमिनल एक्ट्स वगैरह हैं वो कवर होते हैं, लाइक मर्डर वगैरह टाइप की जो चीज़ें हैं वो सब कवर हो जाएगी। इसमें 2 मेन कानून हैं, इंडियन पेनल कोड जो पेनल्टीज़ बताता है कौन कौन से चीज़ करने पे क्या क्या पेनल्टी होगी, और एक सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो बताता है कि व्हाट विल बी द प्रोसीजर दैट विल बी फॉलोड अगर कोई क्राइम होता है तो। सो क्राइम के केस में कैसे डिसीजन देना उसकी प्रोसीजर होती है, सो वो बताया गया है। देन सिविल लॉ डील करते हैं विद द रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड दे डू नॉट एम टू प्रोसिक्यूट। उसमें जेल वगैरह नहीं होती, उसमें कॉम्पेंसेशन के नेचर की बात होती है। कॉम्पेंसेशन यानी तुम्हारे कारण इसका नुकसान हुआ, वो नुकसान का पेमेंट कर दो, डैमेजेस। तो पैसा देने लेने की जो बात होती है वो सिविल लॉज में होती है। उसमें जेल वगैरह जैसे क्रिमिनल चीज़ें नहीं कवर होती। जिसमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी के जो किस्से होते हैं, या टॉर्ट लॉ, टॉर्ट आगे समझेंगे हम टॉर्ट क्या होता है। तो ये सब जो है ये सिविल लॉज का हिस्सा है। फिर कॉमन लॉ में हमने देखा कि जो केस लॉज हैं, जुडिशियल डिसीजंस एंड प्रेसिडेंट्स दैट बिकम द पार्ट ऑफ लॉ, उसी को हम कॉमन लॉ बोलते हैं। तो इसके पीछे एक और लेटिन फ्रेज हमने पढ़ा था स्टेयर डिसिसिस का, दैट मीन्स टू स्टैंड बाय व्हाट इज डिसाइडेड। जो डिसाइड हो गया है फिर आगे उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, कोई दूसरा भी अगर सेम जगह का कोर्ट है तो वो सेम ही डिसीजन देगा। ये भी देखा था हमने कि उस जगह के कोर्ट के डिसीजन उस जगह पे अप्लाई होंगे। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया तो दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ लॉ फॉर द होल स्टेट महाराष्ट्र। लेकिन हो सकता है कि दिल्ली वाला कोर्ट उसके अपोजिट दे, वहाँ वो पर्सुएसिव डिसीजन रखते हैं, दैट मीन्स वहाँ पे इट इज़ नॉट कंपलसरी। सो अपने यहाँ पे वो वैसा का वैसा लगेगा ही। एनालॉगस फैक्ट्स हैं, अगर सिमिलर फैक्ट्स हैं, अकिन टू द अर्लियर रूलिंग है, तो सेम प्रकार के डिसीजंस देना ही है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ कोर्ट, कोर्ट इसके विपरीत नहीं जाएगा, कोर्ट की ये ड्यूटी रहेगी। बट ये किस चीज़ के लिए, तो ओनली फॉर दोज थिंग्स जो उस स्टेट में हो रही है। उस स्टेट के बाहर हो सकता है दूसरा डिसीजन हो। ठीक है। सो जैसा मैंने आपको बताया था, दिल्ली का हाई कोर्ट अलग डिसीजन दे सकता है और बॉम्बे हाई कोर्ट अलग डिसीजन दे सकता है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये 4th टाइप ऑफ लॉ हमने देखा था।
प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस में दो चीज़ होती है। पहली चीज़ कि हम खुद के केस में जज नहीं बन सकते। इसमें भी लेटिन फ्रेज देखे थे हमने, नेमो जुडिक्स इन क्वासा सुआ, दैट मीन्स नो वन शुड बी मेड जज इन हिज ओन केस। खुद के मेरे ऊपर ही एक्शन हो रही है और मैं खुद ही जज हूँ, तो जाहिर सी बात है प्रॉपर डिसीजंस नहीं होंगे। एंड दूसरा हमने देखा था ऑडी अल्टरम पार्टेम, दैट मीन्स लिसन टू द अदर पार्टी, दूसरे पार्टी को सुनो। सो ये भी हमारा एक राइट होता है। बिफोर पासिंग एनी जजमेंट हमने हर व्यक्ति को मौका देना चाहिए बोलने का, उसका राइट है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मैं अगर आपको क्लास से भगा रहा हूँ, सो बिना मौका दिए नहीं भगा सकता। तो आपका एक राइट होता है कि आपने मुझे सफाई में अगर कुछ बताना है तो बता सकते हो, ठीक है। फिर मैं डिसाइड करूँगा आपको भगाना या बाजू वाले को भगाना। सो बताया था मैंने, कभी कभी होता है बाजू वाले काड़िया करते हैं, तो उसमें अपन फंस जाते हैं, होता है ऐसा। सो मैं भी कभी कभी काड़िया करता था, मैं खुद भी कैब्स में ही पढ़ा हूँ ना, हम सब कैब्स में ही पढ़े हैं। एक बार ऐसे ही शर्मा सर ने भगाए थे, मुझे नहीं भगाए थे, मेरे बाजू वालों को भगाए थे। सो काड़िया में ही कर रहा था। तो हाँ, अब मैं क्या, चेहरे से सीधा साधा दिखता था, तो अभी तो दाढ़ी वाड़ी रखता हूँ तो थोड़ा ऐसा लगता है, नहीं तो एकदम ऐसा लगता था कि बहुत पढ़ता होगा ये, एकदम अच्छे से बस पढ़ाई में लगा होगा, ऐसा लगता था लोगों को। तो अब शर्मा सर उस टाइम पढ़ाते थे तो ऐसे बोर्ड पे लिख के पढ़ाते थे। अब तो आईपैड का ज़माना है, तो मैं बात कर रहा हूँ आज से 20 साल पहले की, लगभग पूरे ही 20 साल हो गए, 2005 की बात है। तो 16 जून 2005 को मैं पहली बार आया था कैप्स में फाउंडेशन के लिए। तो उसके बाद कैप्स में पढ़े और यहीं चिपक गए। सो यहीं पढ़ा रहे हैं फिर। सो ऐसा है। तो हाँ, तो मैं बता रहा था, तो ऐसे सर पढ़ा रहे थे, अब मैंने काड़िया किया आजू बाजू के दो बच्चों पे। सो 3 जन बैठते थे, ये यही बेंच थे हमारे टाइम भी, ये वाइट वाले बेंच जो है ये 2005 में बने हुए हैं। सो उस टाइम से अभी तक चल रहे हैं ये। सो उस टाइम मैं काड़िया किया, फिर सर पलटे, ऐसे पलटे, उतने में मैं लिखने लग गया। बाजू वाले काड़ेज कर रहे दोनों। शर्मा सर ने बोले, शर्मा के बाजू वाले दोनों गेट आउट फ्रॉम द क्लास। सो दोनों बाहर। सो ऐसा होता है कभी कभी। तो और शर्मा सर को कोई बोलता नहीं, अरे सर बोलने का मौका तो दो, कोई मौका नहीं, सीधे बाहर। सो ऐसा है, ठीक है। तो रहते हैं कुछ कुछ खुराफाती लोग, तो मैं ऐसा करता था कभी कभी। चलो, एनफोर्सिंग द लॉ, अब ये पढ़ते हैं हम। जब भी कोई लॉ एनफोर्स करना है, उसको अप्लाई करवाना है, तो मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट इसमें काम करती है। गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट इज द एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो लॉ को अप्लाई करना, पालन करवाना, इसके ऊपर कंट्रोल रखती है। इसीलिए पुलिस वगैरह जो होती है गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है ये सब। सो वंस द लॉ इज पास्ड इन पार्लियामेंट, इट बिकम्स क्रूशियल टू इंश्योर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो पास तो पार्लियामेंट में हो गया, लेकिन नाउ इट बिकम्स क्रूशियल इंपॉर्टेंट टू इंश्योर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर कानून है बट इम्प्लीमेंट ही नहीं होता, तो फिर उसका भी कोई मकसद नहीं होता। तो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। कानून तो बना लिया लेकिन लोग फॉलो ही नहीं करते, तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा। सो लॉ एंड ऑर्डर फॉलो भी होना चाहिए, और ये काम होता है सरकार का कि उसके ऊपर नजर रखें। विच फॉल्स अंडर द jurisdiction ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। एग्जीक्यूटिव ब्रांच यानी कौन है, तो गवर्नमेंट। तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट। सो पता ही है, आपने तो पढ़े हैं ना सिविक्स में, एग्जीक्यूटिव फंक्शन ये लोग पूरा करते हैं, गवर्नमेंट। Depending on whether the law is classified as central or state, the responsibility of enforcement lies with the respective central government or the state government. अगर सेंट्रल लॉ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार है, और स्टेट लॉ रहेगा तो स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार है उसको एनफोर्स करने का। टू कैरी आउट दिस टास्क, गवर्नमेंट फंक्शंस आर डिवाइडेड इनटू वेरियस मिनिस्ट्रीज। गवर्नमेंट जब भी कोई काम करती है मंत्रालय बना के करती है। सो गवर्नमेंट इन्हें, जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है तो नरेंद्र मोदी जी सेंटर पे हैं, प्राइम मिनिस्टर, बट इन्होंने सब काम खुद नहीं करेंगे। कोई भी रोड बनाना है तो मोदी जी से जाके पूछो, ऐसा थोड़ी होगा। सो हर चीज़ के लिए फिर इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया है, इनको हम बोलते हैं मिनिस्ट्रीज। मिनिस्ट्री यानी मंत्रालय, और इसमें हर एक मिनिस्ट्री में एक कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड होता है। सो कैबिनेट मिनिस्टर उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का हेड होता है जो उसको चलाता है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में निर्मला सीतारमण जी उसकी हेड है, तो वो देखती हैं उसको। वैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है तो उसमें अपने भाऊ है, गडकरी भाऊ, सो वो देखते हैं। सो ऐसे अलग अलग टाइप के लोग हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं, सो घरेलू जो चीज़ें हैं उसके जो अफेयर्स होते हैं, अफेयर्स यानी वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, अफेयर्स यानी कारोबार,
कारोबार नहीं, कारोबार वो नहीं, कारोबार यानी जो भी काम हो रहे हैं होम अफेयर्स। सो उसके जो मिनिस्टर है अपने अमित शाह है, मोटा भाई। सो ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग मंत्रालय संभालते हैं। ये मंत्रालय भी बदलते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वही मंत्रालय चलेंगे। सो कई बार कोई गवर्नमेंट बोलती है कि ये दो मंत्रालय को जोड़ के एक ही बना दो, वैसा भी किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। सरकार को लगेगा अलग अलग क्यों रखना, दोनों को जोड़ दो, तो कंबाइन भी किए जा सकते हैं। सो ऐसे मिनिस्ट्री भी चेंज होती रहती हैं। सो इसमें मेन एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है और एक और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स करके अपॉइंटेड होता है। सो वो लोग इसको चलाते हैं फिर। सो यहाँ पे भी मिनिस्ट्री के द्वारा ये कार्य किया जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी कार्य करती है, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री बना के, मंत्रालय बना के काम करती है। सम वेल नोन मिनिस्ट्रीज इंक्लूड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, अमंग अदर्स। सो एक्सटर्नल अफेयर्स भी होते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स यानी वो नहीं, एक्सटर्नल बाहर वाले सर, बाहर में टाका भिड़ा नहीं, वो अलग है। सो एक्सटर्नल अफेयर्स यानी बाहर है, वो S जयशंकर है ना, तो वो देखते हैं अभी एक्सटर्नल जितने भी अपने। हाँ, फॉरेन अफेयर्स। सो एक्सटर्नल या फॉरेन अफेयर्स एक ही बात है। सो वो देखते हैं अभी। ठीक है। सो ऐसा है। तो ऐसे बहुत सारी मिनिस्ट्री है, आपको तो सिर्फ गिनती के 4 बताई गई हैं, बाकी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज बनाई जाती हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, ये नहीं बताई है आपको, बहुत सारे मंत्रालय होते हैं। ठीक है। सो आप अगर खुद की जानकारी के लिए, एक्स्ट्रा जानकारी के लिए देखना चाहो तो आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली गूगल करोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कौन कौन से मिनिस्ट्री है वो पता लग जाएंगे आपको। इसे देखो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है राजनाथ सिंह, होम अफेयर्स है अमित शाह, फिर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है नितिन गडकरी, फिर हेल्थ फैमिली वेलफेयर है केमिकल फर्टिलाइजर्स नड्डा, फिर शिवराज सिंह चौहान, ऐसे अलग अलग। ये निर्मला सीतामरण जी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स डुबा रही हैं, डुबा नहीं रही, चला रही हैं। फिर जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स, तो इसको एक्सटर्नल अफेयर्स भी बोलते हैं, फॉरेन अफेयर्स भी बोलते हैं। ठीक है। फिर अलग अलग है, ऐसे मंत्रालय चलते रहते हैं, अलग अलग मंत्रालय तो इतने सारे हैं, आपको तो गिनती के 4 ही बताए गए हैं। सो अपने को गिनती के ही पढ़ना है। अब ये मिनिस्ट्री भी इतनी नहीं होते, इसके अंदर भी और रहता है, ऐसा नहीं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है तो खत्म हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अलग अलग डिपार्टमेंट रहेंगे। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इंश्योरेंस रहेगा, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस होगा, इनकम टैक्स। फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज, अब एक्साइज तो खत्म हो गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स होगा, CBIC। सो ऐसे अलग अलग इसके अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो मिनिस्ट्री के अंदर भी डिपार्टमेंट्स रहते हैं बहुत सारे। सो ऐसा नहीं है कि मिनिस्ट्री है तो वैसे ही सभी चीज़ पे कंट्रोल होगा, वैसा नहीं होता। मिनिस्ट्री के अंदर भी डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे आप डिपार्टमेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो इसमें देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आपको मोदी जी तो झलकते रहते हैं हर जगह। ये स्टार्टअप इंडिया वगैरह सब ये इन लोग ही चलाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू चलता है। इवन बैंक्स इसमें कवर होते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में आ गया। तो इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स कवर होते हैं, ये डिपार्टमेंट एक है और भी है। ये है मेन। अच्छा, चलो चले जाते हैं आगे। खुद की वेबसाइट तो सिक्योर रखना चाहिए, गवर्नमेंट की है ना। ठीक है। तो देखो, जैसा मैं बताया अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं इसमें। सो मिनिस्ट्री में भी अंदर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, इकोनॉमिक अफेयर्स, रेवेन्यू, फाइनेंशियल सर्विसेज, फिर इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, पब्लिक एंटरप्राइजेस। फिर इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू में अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। उसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस होगा, इनकम टैक्स का अलग डिपार्टमेंट, GST का अलग डिपार्टमेंट, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है। तो हर मिनिस्ट्री के अंदर भी और डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है। ये आपको कहीं पूछेंगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कुछ थोड़ा बहुत मिनिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं, बाकी आपकी जानकारी के लिए ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। सो दीज मिनिस्ट्रीज आर लेड बाय मिनिस्टर।
एक मिनिस्टर होगा इसमें जिसको हम कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं, एंड मैनेज बाय द ऑफिसर्स, और इसके बाद इसमें ऑफिसर्स भी होते हैं। सो ये जो ऑफिसर्स हैं आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, जिन लोग यूपीएससी के एग्जाम क्लियर करके ऑफिसर्स बनते हैं। सो ऑफिसर्स फ्रॉम द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज। सो जनरली आईएएस होते हैं, बाकी और भी होते हैं, आईपीएस होते हैं, आईसीएलएस होते हैं। सो ये सब यूपीएससी की एग्जाम होती है, बहुत डिफिकल्ट होती है एग्जाम। सो वो क्लियर करने के बाद ये ऑफिसर्स बनते हैं। वो आपको पता ही होगा, यूपीएससी एक और एग्जाम होती है, सीए से भी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है वो, सीए तो सिंपल है। तो सीए उसके सामने, तो सीए में एटलीस्ट कोर्स आपको पता होता है क्या आएगा क्या नहीं आएगा। उसमें कोई कोर्स ही नहीं होता, उसमें कुछ भी पूछते हैं। रिसेंट अभी करंट अफेयर्स पूछ लेंगे, अभी क्या चालू है क्या नहीं चालू है वो सब भी पूछ लेंगे, तो कुछ भी पूछ लेते हैं उसमें। और साइंस भी पूछेंगे, कॉमर्स भी पूछेंगे, कुछ सिलेबस ही नहीं है उसका। अपने पास कम से कम सिलेबस है, पता है कि इतना ही पढ़ना है, वो इतना बहुत है लेकिन, बट इतना ही है, लिमिटेड है। सो बहुत ज़्यादा है बट लिमिटेड है, कि इसके बाहर नहीं आएगा, कोर्स डिफाइंड है अपना। उनमें कोर्स डिफाइंड नहीं होता, इसीलिए और डिफिकल्ट होती है एग्जाम्स। सो ये जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज, ये लोग फिर इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को चलाते हैं मिनिस्टर के साथ मिलके। तो ये ऑफिसर्स वहाँ के हेड होते हैं फिर, यानी सबसे बड़ा एम्प्लॉय जो हो गया वो ये हो गया, आईएएस आईपीएस आईसीएलएस। सो ये लोग वहाँ के सबसे बड़े एम्प्लॉय हो गए। मिनिस्टर एम्प्लॉय नहीं है, बट ये लोग जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रहते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस इट्स एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बाय यूटिलाइजिंग सेवरल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और स्टेट डिपार्टमेंट्स। मिनिस्ट्री कॉम्प्राइजेस एम्प्लॉयड ऑफिशियल्स, तो ये एम्प्लॉयमेंट पे होते हैं, एम्प्लॉयड ऑफिशियल्स, वहाँ ऑफिशियल्स होंगे जिनको हम बोलते हैं सिविल सर्वेंट्स। ये एम्प्लॉय हैं, मिनिस्टर एम्प्लॉय नहीं है, बट ये एम्प्लॉय हैं, हु आर पॉलिटिकली अकाउंटेबल थ्रू अ मिनिस्टर। Most significant ministries are overseen by cabinet minister who is a member of Union Council of Ministers. They are typically supported by the team of junior ministers जिनको हम मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। सो हर स्टेट का भी, यानी वो है भले ही सेंटर का ही, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, बट उसका नाम है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट इज इम्प्लीमेंटेड एंड एनफोर्स्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए। अब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो बताया हुआ है आपको। सो द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री में से एक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस is a significant ministry in the government of India. Its primary focus is on the country's economy and it serves as a treasury to the Indian government, treasury of India. treasury यानी जहाँ पैसा होता है, कोई भी पैसा जमा भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में होता है और निकलता भी वहीं से है। यही लोग डिसाइड करते हैं कहाँ पे कितना पैसा लगाना है, रोड बनाने को कितना पैसा लगाना है, ये नितिन गडकरी जी नहीं डिसाइड करेंगे, ये इस बजट में डिसाइड किया जाता है, और बजट बनाने का काम होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट के थ्रू पूरा पैसे का जो रिक्वायरमेंट है वो कैलकुलेट करती है, कौन से एरिया में कितना पैसा देना, शिक्षा के लिए कितना देना, फिर रेल मंत्रालय को कितना देना, रोड ट्रांसपोर्ट के लिए कितना देना, ये सब इन लोग खुद डिसाइड करके फिर बताते हैं। और इसीलिए रेवेन्यू ये लोग ही कमाते हैं, जैसे टैक्स वगैरह लगाना ये भी इनके हाथ में होता है, कितना टैक्स लगाना ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हाथ में होता है। सो द मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस एरियाज, क्या क्या, टैक्सेशन, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, यानी कानून वगैरह फाइनेंस से रिलेटेड जो बनाना है उसको फाइनेंशियल लेजिस्लेशन बोलते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स वगैरह को कवर करना, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कंट्रोल में आता है। कैपिटल मार्केट्स, शेयर मार्केट, सो इसमें कैपिटल मार्केट में अलग है, शेयर मार्केट नहीं बोलना चाहिए, शेयर को वैसे सिक्योरिटीज मार्केट, कैपिटल मार्केट यानी ऐसा बोल सकते हो, वैसे दोनों ही आते हैं इसमें। तो जहाँ भी पैसा डील करता है वो कैपिटल मार्केट में आ जाएगा, पैसे से जहाँ पे पैसा रेस करना, पैसा यूज करना, ये सब कैपिटल मार्केट है। मैनेजिंग ऑफ फाइनेंसेस ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, वन ऑफ इट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट। यूनियन बजट हर साल निकाला जाता है, आपको पता ही होगा। तो हर साल जैसे अभी 1 फरवरी को निकलता है आजकल यूनियन बजट। सो बजट है वो आगे के लिए होता है। तो बजट जो है वो पहले के लिए नहीं होता, कभी भी बजट आगे के लिए होता है। सो 1 फरवरी को जो बजट निकला, 1 फरवरी 2025, वो अगले साल के लिए है। तो 1 अप्रैल 2025 से जो साल चालू होगा, उस साल कितना टैक्स लगाया जाएगा, उस साल कहाँ कहाँ कितना पैसा दिया जाएगा, वो डिसाइड किया जाता है फाइनेंशियल बजट में। सो ये जो बजट है यूनियन बजट, ये एक एनुअल इवेंट है विच इज ईगरली एंटिसिपेटेड
by the professionals and the general public. यूनियन बजट डिटरमाइंस टैक्स रेट, इसमें बताया होता है किस पे कितना टैक्स लगेगा, एंड यही एलोकेट करते हैं फंड्स फॉर द नेक्स्ट ईयर, अपकमिंग ईयर. The ministry's importance is evident by the fact that many ministers prefer to hold the position of finance minister. मैक्सिमम यूनियन बजट्स किसने प्रेजेंट किया है, ये आपको पूछेंगे नहीं, ये सिर्फ फॉर योर इंफॉर्मेशन है, आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे. सो बिटवीन 1962 एंड 1969 मोरारजी देसाई, इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट होल्ड किए थे और इन्होंने 10 यूनियन बजट प्रेजेंट किए हैं, और यानी इससे ज़्यादा बजट किसी ने भी कभी प्रेजेंट नहीं किया. 10 यूनियन बजट्स, अ रिकॉर्ड येट टू बी सरपास्ड. फॉलोइंग क्लोजली बिहाइंड इज श्री पी चिदम्बरम. तो चिदम्बरम ये काफ़ी टाइम ये भी फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने 9 बजट प्रेजेंट किए थे. फिर प्रणब मुखर्जी, इन्होंने 8. यशवंत सिन्हा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये दोनों ने 8 और 6 बजट्स प्रेजेंट किए हैं. आई थिंक अभी निर्मला सीतारमण जी के भी 8 बजट हो गए, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है. तो आप गूगल पे देख लेना, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, कहीं पूछा नहीं जाएगा. सो 7 या 8 बजट हो गए, जहाँ तक 8 हो गए उनके भी 8 बजट उन्होंने भी प्रेजेंट किए हैं. अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में क्या क्या आता है. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द अल्टीमेट रेगुलेटरी पावर ऑफ द सेंट्रल सिविल एंड कॉमर्स सर्विसेज. इसमें क्या क्या आएगा, इंडियन रेवेन्यू सर्विस. सो रेवेन्यू जैसे टैक्सेशन वगैरह, ये रेवेन्यू कहलाते हैं. अपने लिए खर्चा है, बट गवर्नमेंट के एंगल से देखो तो पैसा कमाने का सोर्स है, इसीलिए उसको रेवेन्यू बोलते हैं. सो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज आती हैं इसमें. ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज होता है. एजी ऑफिसर्स होते हैं, ऑडिटर जनरल, अकाउंटेंट जनरल्स, तो वो लोग इसमें कवर होते हैं. इकोनॉमिक सर्विसेज, वैसे सिविल अकाउंट सर्विसेज, इंडियन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट सर्विसेज. ये कुछ फ्रेमवर्क है कि ये कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके थ्रू ये काम किया जाता है. एक्चुअली ये सर्विसेज हैं, ये सब सर्विस वो लोग देते हैं, और ये करते कैसे हैं, तो डिपार्टमेंट बना के. जैसे इकोनॉमिक सर्विस देने के लिए इकोनॉमिक अफेयर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. वैसे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस है, इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, अब भी जस्ट मैंने ये बताया था आपको वेबसाइट पे जाके. वैसे ही पब्लिक एंटरप्राइजेस, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स इनके बने हैं. सो आपको एकदम रटने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, कभी क्वेश्चन आया तो आपको थोड़ा बहुत मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे 2-2 3-3 लाइन लिखना पड़ेगा. ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में लिखने की ज़रूरत नहीं है जितना यहाँ दिया है. फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो होता है, ये एमसीए बोलते हैं इसको. ये एक और इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो ओवरसी करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ की लेजिस्लेशन सच एज कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, ऑफ 1956, अब ये तो खत्म हो गया. वैसे ही एलएलपी एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पे भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ही कंट्रोल है. एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया, ये भी एक नया कानून है जो आपको फाइनल लेवल पे देखने को मिलेगा. सो ये कुछ कानून पे एमसीए कंट्रोल रखता है. Its primary focus lies in regulating Indian enterprises operating in both the industrial and service sectors. Ministry is predominantly staffed by dedicated civil servants. तो यहाँ जो सिविल सर्वेंट होते हैं सबसे टॉप मोस्ट, इनको हम बोलते हैं ICLS, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज कैडरे. दैट मीन्स ICLS ऑफिसर्स होते हैं. जैसे IPS ऑफिसर होते हैं, IRS होते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, IAS होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वैसे ICLS होते हैं. ये भी यूपीएससी दे के ही ICLS बना जा सकता है. हुआ सिलेक्टेड थ्रू सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी. एट द पिनेकल ऑफ हेरारकी, टॉप ऑफ हेरारकी, स्टैंड्स द एस्टीम्ड पोजीशन ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, DGCOA. सो ये सबसे टॉप मोस्ट जो ऑफिसर है वो कहलाता है. हर लेवल पे एक टॉप मोस्ट ऑफिसर रहता ही है. जैसे एजी ऑफिसर्स जो हैं, अकाउंटेंट एंड ऑडिटर जनरल्स, उनका जो टॉप मोस्ट ऑफिसर होता है उसको CAG बोलते हैं हम, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. जैसे मैंने आपको बताया था कि जजेस हैं, उसमें सबसे जो टॉप जज होगा उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलेंगे. वैसे ही यहाँ पे ICLS ऑफिसर्स है, उसमें जो सबसे मेन ऑफिसर है इसको हम DG बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. ठीक है, सो DGCOA which is classified under the apex scale of ICLS. तो ICLS का सबसे टॉप ऑफिसर हो गया ये. ठीक है. फिर एक और है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या गृह मंत्रालय.
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये दोनों ही मिनिस्ट्री कौन संभाल रहे हैं अभी, तो निर्मला सीतारमण जी देख रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज वेल एज कॉर्पोरेट अफेयर्स, दोनों मंत्रालय उनको ही दिए हुए हैं, ठीक है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये मोटा भाई देख रहे हैं अभी, सो अमित शाह, सो उनके कंट्रोल में है ये। So Home Affairs is again a crucial arm for Indian government, is tasked with overseeing internal security and formulating domestic policies. At the helm, at the center, is the Union Minister of Home Affairs, who leads the ministry in its mission to ensure nation's internal stability and address key domestic concerns. इसमें क्या क्या आता है, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट आता है, फिर इंटरनल सिक्योरिटी आता है, सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये सब हिस्सा है। डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ होम, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, इस पे काफ़ी झगड़ा चलता है आजकल, इसका एक और हिस्सा हो जाता है। सो डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज में अगेन 3 ब्यूरो आते हैं, एक सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, दूसरा सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन। अभी जो सेंसस होगा वो सेंसस इनके द्वारा ही होगा। सो अभी सेंसस होने वाला है जिसमें कैलकुलेट होंगे कि अपन कितने हो गए, तो वैसे मजाक मजाक में 150 करोड़ तो है ही अपन लोग, 140 है, अब पता लगेगा एक्चुअल सेंसस होने पे कितने लोग हैं अपन। सो खैर, तो ये सेंसस जो है ये भी गृह मंत्रालय के कंट्रोल में ही आता है, एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट के भी अंदर और ब्रांच है, ब्रांचेस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है और उसका एक ब्रांच है जिसमें ये 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, लॉ एंड जस्टिस वाले क्या करते हैं, तो ये जो लॉ है वो बनाने का काम करते हैं। सो कानून जो है, मैंने आपको बताया कि कानून भले ही पास होता है पार्लियामेंट के द्वारा, लेकिन उसका जो ड्राफ्ट बनता है वो गवर्नमेंट बनाती है। सो गवर्नमेंट का ये डिपार्टमेंट बनाता है वो। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्मुलेट द ड्राफ्ट लॉ। सो जो भी ड्राफ्ट होता है, बिल होता है, वो बनाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा। The Ministry of Law and Justice within the Government of India operates as the cabinet ministry with a multifaceted role in the governance of legal matters. इसमें क्या क्या है, तो पहले एक सेकेंड, हाँ, तो पहले इसमें क्या क्या है, तो सबसे पहले ओवरसी द मैनेजमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, जो लीगल अफेयर्स है उसको चेक करना, ओवरसी करना यानी चेक करना, टू चेक द मैनेजमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, लॉ वगैरह प्रॉपरली चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, ये गवर्नमेंट के ऊपर आता है, प्राइमरली थ्रू इट्स लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। अब इसके भी अलग अलग डिपार्टमेंट है। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट क्या करता है, ये कानून बनाने का काम करेगा, जो ड्राफ्ट लॉ है वो बनाए जाएंगे बाय द लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। एक सेकेंड, हाँ, तो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट विल मेक द ड्राफ्ट लॉ, तो बिल वगैरह बनाने का काम करता है ये लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। तो जो भी कानून बनते हैं वो, विच इज रिस्पॉन्सिबल, यही है, फॉर ड्राफ्टिंग द प्रिंसिपल लेजिस्लेशन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो ये ड्राफ्टिंग का काम करते हैं, बाद में फिर यही पार्लियामेंट में रखा जाता है और इट विल बिकम द एक्ट। साइमल्टेनियसली इट एंगेजेस इन लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज थ्रू इट्स डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। एक और डिपार्टमेंट है इनका, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में डिपार्टमेंट है, एक लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। लीगल अफेयर्स क्या करता है, ये एडवाइस देने का काम करता है। गवर्नमेंट को भी तो एडवाइसेस लगती है, लीगल एडवाइसेस, वो भी कई बार कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह कर रहे हैं, देशों के बीच के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ट्रेड डील्स होती हैं, अभी आप देख ही रहे हैं काफ़ी झगड़े चल रहे हैं इसके ऊपर। सो ये सब चीज़ों में जो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स है ये एडवाइस देता है, क्या करना चाहिए लीगली, क्या नहीं करना चाहिए। सो ये एडवाइस देते हैं, ऑफरिंग एडवाइजरी सर्विसेज to various ministries within the central government. Furthermore, the ministry is dedicated to the administration of justice in India. इसका एक और डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, न्याय होना चाहिए। In essence, the Department of Legal Affairs guides central government ministries while the legislative department focuses on crafting essential legislation.
तो ये कुछ आपको मंत्रालय बताए हैं, बहुत ज़्यादा डीप में रटने की ज़रूरत आपको नहीं है। एक सेकंड, एक ओटीपी सेंड करना है बोलते हैं, ऑफिस से फ़ोन आ रहा था, मैंने उठाया नहीं, फॉरवर्ड कर देते हैं। हाँ, सो ऐसा है, तो ये हो गए कुछ मंत्रालय, मिनिस्ट्रीज, जिनके थ्रू काम होते हैं। इसके अलावा अब हमको देखना है कुछ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस। गवर्नमेंट कई काम ऐसे भी करते हैं जिसके लिए वो कोई कॉरपोरेशन बना देते हैं। सो ये मंत्रालय हो गए, इतने ही नहीं है मंत्रालय, ये तो आपको कुछ गिनती के बताए हुए हैं कोर्स में, तो इसलिए हम इतने पढ़ रहे हैं, नहीं तो मंत्रालय और भी हैं, मैंने आपको दिखाया अभी। सो बहुत सारे अलग अलग मंत्रालय होते हैं। आयुष मंत्रालय है जो कि मेडिकल फैसिलिटीज़ हेल्थ केयर के लिए काम करता है, तो आयुष भी उसका शॉर्ट फॉर्म है, वो पूरा फुल फॉर्म है आयुर्वेदा यूनानी, ए वाई, वाई है पहले, आयुर्वेद, वाई से क्या है कुछ तो भी है, फिर यू है, ए वाई यू, फिर एस से कुछ है सिद्धा, और एच है, ऐसा अलग अलग है आयुष। सच में उसका फुल फॉर्म है वो, आयुष तो शॉर्ट फॉर्म है उसका, आयुष मंत्रालय वो शॉर्ट फॉर्म है, देखो बता देता हूँ। तो ये आयुष का पूरा फुल फॉर्म क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा योगा, देखो आयुर्वेदा है, ये योग है, फिर इंग्लिश में देखेंगे, हिंदी में जमता नहीं कभी कभी, हिंदी नहीं आती ना अपने को। ये देखो ये दिया है, आयुर्वेदा योगा, ए वाई, यू में यूनानी है, एस में सिद्धा है, और होम्योपैथी, ऐसा आयुष बना है वो, आयुष मंत्रालय। तो इस प्रकार से बना है वो, आयुष उसका शॉर्ट फॉर्म है। सो ऐसा बना देते हैं लोग, ऐसा कुछ फुल फॉर्म रहता है उसको फिर उसका एक्रोनिम बना देते हैं, आयुष बोल दिए उसको। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ, ये जो रोड्स वगैरह है उसको MORTH बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मॉर्थ, तो MORTH है वो, उसमें ओ छोटा होता है शायद, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, तो ये है, ये ऐसा लिखते हैं MORTH, परिवहन सेवा, तो शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं वो लोग ऐसा। चलो ठीक है, तो ये कुछ मंत्रालय, इसमें ज़्यादा समझाने का नहीं है, मैंने आपको बोला ही था शुरुआत का थोड़ा बोर रहेगा। सो ये बोरियत वाली चीज़ें हैं, सिविक्स पढ़ रहे हैं अपन, सो ऐसे ऐसे मंत्रालय होते हैं, फिर भी उतना बोर नहीं होगा क्योंकि हम प्रैक्टिकली अगर देखते हैं चीज़ें तो उतना बोर नहीं होता, थोड़ा नॉलेज गेन होता है। अब कुछ कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जिनको कुछ डिपार्टमेंट्स बना के अलग से चलाया जाता है, जैसे कि सिंपली हम अगर शेयर बाजार कंट्रोल करना चाहते हैं तो सेबी बनाया गया है, बैंक्स को कंट्रोल करना चाहते हैं तो RBI बनाया गया है, इंश्योरेंस सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए IRDA बनाया गया है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ऐसे अलग अलग अथॉरिटीज़ है। आपको 3 अथॉरिटीज़ के बारे में ही बताया है, बाकी है बहुत सारी, सेबी बताया है, RBI बताया है, एंड IBBC बताया है, IBBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये IBC के तहत बनता है, सो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। सो इनको देखते हैं। सो कुछ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, इनको हम क्या नाम देते हैं, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस, ये मिनिस्ट्री नहीं है, ये स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है। स्टैट्यूटरी का क्या मतलब होता है, स्टैट्यूट का मतलब बताया था मैंने, लॉ या एक्ट, एक्ट रूल्स, सो ये एक्ट से बने हुए कॉरपोरेशन है। जितने भी कॉरपोरेशन है आपको दिखेगा इनके पीछे एक कानून है, इनको स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन बोलते हैं हम। जैसे LIC इज ऑल्सो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, क्योंकि उसका खुद का कानून है, LIC ऑफ इंडिया एक्ट है। वैसे ही यहाँ पे सेबी, सेबी का कानून है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट है 1992 का। RBI का खुद का कानून है, RBI एक कानून के तहत बना है, RBI एक्ट के तहत। वैसे ही इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ये IBC के कानून के तहत बना है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इसीलिए हम इनको बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, बिकॉज दीज आर मेड थ्रू अ लॉ, थ्रू एन एक्ट। तो ये हर, इवन ICAI इज अ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन,
सो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के तहत बना है। सो वो भी एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है। सो बहुत सारे होते हैं, आपको 3 बताए हैं सिर्फ जिसमें गवर्नमेंट काम करती है। सो पहला है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। रेगुलेट करना मीन्स कंट्रोल करना, सो कंट्रोल करती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग एंड रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज मार्केट, शेयर बाजार। सो शेयर बाजार को ये लोग कंट्रोल करते हैं इन इंडिया। एस्टेब्लिश्ड इन 1988, बना तो 1988 में था, लेकिन उस टाइम इसको स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन करके नहीं बनाया था, उसको एज अ डिपार्टमेंट बनाया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। लेकिन बाद में फिर 30 जनवरी 1992 को इसको एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन बनाया, इसका एक कानून बना उसके तहत इसको और पावर्स दिए गए, क्योंकि एक बड़ा सा फ्रॉड हो गया था 1992 का स्कैम, तो उसमें फिर ज़रूरी था, हर्षद मेहता वाला केस, तो तब इसको स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन बनाया था। तब तक वो अलग स्टैट्यूटरी नहीं था, उसको कंट्रोल रहता था, विद मिनिस्ट्री के अंदर आता था। सो हर्षद मेहता की सीरीज देखे होंगे तो उसमें बताया भी है, वो सेबी वाले को बोलते हैं, सेबी चीफ को, तुम कुछ करते क्यों नहीं? तो बोलते हैं हम क्या करेंगे, हमारे ऊपर तो सरकार है, सरकार जैसा बोलेगी वैसा चलेंगे हम। तो इसीलिए वो सरकार का कंट्रोल हटाने के लिए कानून के तहत बनाया जाता है, तो उसमें फिर सरकार डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करती उस पर। सो इसके ऊपर फिर कानून आ जाता है। सो एस्टेब्लिश्ड इन 1988, बनाया तो 1988 में था, लेकिन सेबी को स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बनाया गया 30 जनवरी 1992 में। सेबी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, निवेशकों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, एंड प्रमोट हेल्दी ग्रोथ ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। तो प्रमोट करना, लोग इसमें निवेश करें, ये भी इनका एम होता है। इसीलिए ये लोग बहुत सारे एड, सेमिनार्स ये भी करते हैं। सेबी वाले आएंगे, वो सेमिनार करेंगे कि शेयर बाजार में निवेश करो, ये अच्छी चीज़ है अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं तो। सो ऐसे सेमिनार करके लोगों को फंसाने का नहीं, इन्हें मार्केट में इंट्रोड्यूस कराने का काम करते हैं। अपने यहाँ अभी भी जागरूकता बहुत कम है, बहुत कम लोग शेयर्स में निवेश करते हैं, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत लोग करते हैं, अपने यहाँ बहुत ही कम लोग हैं। इवन अभी काफ़ी लोग बढ़े ज़रूर हैं, बट फिर भी अभी भी 10% से अंदर ही है, तो इतने कम लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं। सो इसको ग्रोथ देना, प्रमोट करना, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि रेगुलरली बढ़ता रहे शेयर बाजार, भी एक हेल्दी प्रकार से ग्रो होता रहे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरी जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई सर्व्स एज इंडिया सेंट्रल बैंक एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये रेगुलेट करता है, किसको रेगुलेट करेगा ये? बैंक्स को, बैंकिंग सिस्टम को। रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग, चेकिंग द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। It operates under the ownership of Ministry of Finance, Government of India, and has several crucial roles. One of the primary function is to regulate, control, and manage the supply of Indian rupee. पैसे को मैनेज करना, कितना पैसा होना चाहिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करते हैं कई बार। आरबीआई के कई मीटिंग्स होती हैं जिसमें पता लगता है कि रेपो रेट चेंज कर दिया गया, सो सीआरआर चेंज हो गया। सो ये सब जो चेंज होते हैं, ये इसके थ्रू इन लोग कंट्रोल करते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है मार्केट में, बहुत ज़्यादा लोग पैसे, यानी ट्रेड हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, पैसा ज़्यादा आ गया तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो ऐसे केस में सरकार क्या करेगी? सो ब्याज दर बढ़ा देगी, इंटरेस्ट बढ़ा देगी। इंटरेस्ट बढ़ा देंगे तो क्या होगा? तो मैं फालतू इधर खर्चा कर रहा था, मैं इन्वेस्टमेंट करना चालू करूंगा। जो लोग लोन ले रहे थे वो लोग लोन लेना कम कर देंगे, तो पैसा कम हो जाएगा मार्केट से। तो पैसे के जो ज़्यादा पैसे हो गए थे मार्केट में, बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में आए थे, तो मैनेज करने का काम करती है बैंक्स। वहीं अगर कम हो रहा है पैसा और मार्केट में और पैसा आना चाहिए, तो वो लोग फिर इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट्स कम करते हैं लोग फिर। सो इसमें पैसा नहीं डालते एफडी वगैरह में, क्योंकि कम रेट मिल रहा है। सो इस प्रकार से रेगुलेट करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करके। Additionally, RBI plays a pivotal role in overseeing the country's primary payment system. So payment system भी यही देखते हैं, जितने भी अपने IMPS, इवन UPI के पेमेंट होते हैं, तो RBI के थ्रू ही पूरे कवर होते हैं। And actively supports the advancement of India's economic development initiative. इसमें RBI के अलग अलग दो ऐसे ब्रांचेस बोल सकते हैं, डिवीजन, जिसमें नोट्स की प्रिंटिंग भी होती है और सर्कुलेशन होता है। इसको मिंटिंग ऑफ नोट्स बोलते हैं। तो जो प्रिंट करके सर्कुलेट करते हैं उसको मिंटिंग बोलते हैं। सो इसका जो डिपार्टमेंट है इसको हम बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण।
stands as a specialized division tasked with printing and minting of Indian currency note. इसकी दो प्रिंटिंग प्रेस है, एक नासिक में वेस्टर्न इंडिया, दूसरी देवास में सेंट्रल इंडिया। तो ये दो जगह पे ही नोट्स प्रिंट होते हैं पूरे। मोर ओवर द आरबीआई एस्टेब्लिश द नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। ये वही है जो आपके यूपीआई ट्रांजेक्शंस को कंट्रोल करता है। एज अ स्पेशलाइज्ड डिवीजन टू रेगुलेट द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन कंट्री, जैसे यूपीआई हो गया या एनईएफटी हो गया, ये सब चीज़ों को एनपीसीआई के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। अनदर नोटेबल सब्सिडरी ऑफ आरबीआई, एक और इसकी सब्सिडरी है। सो आरबीआई बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट बना के काम कर रहा है, जैसे ये एक हमने देखा भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, उसी प्रकार से एनपीसीआई ये एक डिपार्टमेंट हो गया। उसी प्रकार से डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ये बेसिकली डिपॉजिट्स वगैरह इंश्योर करना, इंश्योरेंस सर्विसेज देना, साथ में लोन्स देना, क्रेडिट वगैरह के विदाउट क्रेडिट विदाउट एनी गारंटी लोन देने का काम होता है इस डिपार्टमेंट के थ्रू। सो डीआईसीजीसी बोलते हैं इसको। इसकी बहुत सारी सब्सिडीज भी होती हैं। सो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस है जिसमें अगर आप काम करोगे तो आपको उसमें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा। तो इसको शॉर्ट में हम डीआईसीजीसी बोलते हैं। तो इसके बहुत सारे लोन सब्सिडीज ये सब भी चलते हैं। विच वॉज क्रिएटेड विद द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट फैसिलिटी गारंटीज टू ऑल इंडियन बैंक्स। जो बोलते हैं ना अपन नॉन विदाउट सिक्योरिटी जो लोन्स मिलते हैं, तो विदाउट सिक्योरिटी में भले अपन सिक्योरिटी नहीं दे रहे बट उसकी सिक्योरिटी गवर्नमेंट देती है डीआईसीजीसी के थ्रू। तो अगर वो पैसा बैंक का डूबता है तो फिर गवर्नमेंट से वो पैसा मिलता है। तो ये डीआईसीजीसी होता है। इसका मेन काम वही है, इंश्योरेंस वगैरह करना। और लास्ट जो चीज़ है ये है आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। सो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ये इसीलिए बनाए थे कि जो इंसॉल्वेंट होते हैं लोग या कंपनीज वगैरह, तो इन लोग इंसॉल्वेंट होते हैं, बैंक्रप्ट होते हैं, तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है सेटलमेंट करने में, पैसा रिकवर करने में। कई लोग भाग भी जाते हैं, पता ही नहीं लगता। सो हाँ, मेरा एक फ्रेंड है विजू भाऊ, भाग गए वो यहाँ से। सो ऐसा होता है कई बार। तो इसीलिए एक बोर्ड बनाया गया जो रेगुलेट करेगा कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स प्रॉपरली चल रही कि नहीं चल रही, जल्दी जल्दी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स हो, लोगों का नुकसान ना हो, ये सब चीज़ों पे ध्यान रखना। सो एक पूरा कानून बनाया गया इसके ऊपर, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। सो नया कानून है कंपेरेटिवली, 2016 में आईबीसी का निर्माण हुआ था। सो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल। ये भी रेगुलेटरी अथॉरिटी, जितने भी हम पढ़ रहे हैं सब रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ये भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये भी रेगुलेटरी अथॉरिटी, सब अलग अलग सेक्टर की है। ये शेयर मार्केट की, ये बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर की, और ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है फॉर द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, overseeing the insolvency proceedings and entities such as insolvency professional agencies, insolvency professionals, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ इन इंडिया, ये सब चीज़ों पे इनके लाइसेंस भी मिलते हैं। जैसे मैं अगर प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, मैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के हिसाब से अगर इंसॉल्वेंसी की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, जो इंसॉल्वेंट हो रहे हैं उन लोग की केस वगैरह लड़ना, तो मुझे इसके अंदर रजिस्टर करना पड़ता है आईबीबीआई में। सो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन होता है। So established on 1st October 2016, it was endowed with statutory powers through the enactment of Insolvency and Bankruptcy Code. अब ये सब जानकारी दी है, कोई काम की नहीं है। इसको अप्रूवल मिला था लोकसभा में 5 मई को। The IBBI's jurisdiction extends to individuals, companies, limited liability entities, partnerships and partnership firm with the aim of expediting, expedite करना यानी फास्ट करना, स्पीड अप करना, स्पीड अप दी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर डिस्ट्रेस्ड एसेट्स विद इन द कंट्री। सो अपने देश में जो लॉस हो रहा है, लोग डूब रहे हैं, तो उन लोगों से कैसे रिकवरी करना और कैसे लोगों को पैसा देना। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू स्ट्रीमलाइन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स। द IBBI प्रिसाइड्स ओवर केसेस थ्रू 2 डेडिकेटेड ट्रिब्यूनल्स। इसमें 2 ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। एक है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT। तो ये ट्रिब्यूनल ही इवन कंपनी लॉ के जितनी केसेस है अब वो NCLT में जाती है ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल कोर्ट जैसा ही होता है, ये बनाती भले ही सरकार है लेकिन ये कोर्ट जैसे काम करता है। जैसे हम कोर्ट में केस लेके जाते हैं वैसे ही यहाँ पे केस जाती है। जैसे कंपनी की जो केस होगी ना, अब वो नॉर्मल कोर्ट में नहीं जाती है। पहले क्या होता था, कोई भी झगड़ा हो रहा है, केस हो रहा है, तो वो कोर्ट में लेके जाते थे अपन।
अब यहाँ पे वो नॉर्मल कोर्ट में नहीं जाती। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी का कोई झगड़ा है तो हम हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली जाएंगे इस कोर्ट में, एनसीएलटी में, जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इससे क्या होता है, ट्रिब्यूनल का मकसद ये होता है कि स्पीडियर डिसीजंस हो, जल्दी जल्दी डिसीजन हो जाए। क्योंकि अगर नॉर्मल कोर्ट में गए तो वहां हजारों केसेस चलते रहते हैं, वहां तो हर चीज के केस होंगे, भाई भाई का झगड़ा है, हस्बैंड वाइफ के झगड़े हैं, ये सब भी वहां पे चल रहे हैं। लेकिन वहां पे फिर इसलिए टाइम लग जाता है डिसीजन होने के लिए, क्योंकि इतने सारे केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे जाएंगे हम एनसीएलटी में, तो वहां सिर्फ गिनती के, कंपनी के इंसॉल्वेंसी के इतने ही केसेस होंगे। तो उससे रिलेटेड डिसीजंस बहुत जल्दी हो जाते हैं और एक्सपर्ट डिसीजंस होते हैं, क्योंकि यहाँ जो जजेस होंगे वो लिमिटेड काम देख रहे हैं, तो उनको हर चीज की जानकारी होने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ ये स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीजों पे ध्यान रखते हैं। वैसे ही तो कंपनी के केसेस यहाँ जाते हैं, और बैंक का लोन अगर कोई नहीं पे करता है तो उसके केसेस डीआरटी में जाते हैं, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डीआरटी। ये भी ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल क्या होते हैं, तो ट्रिब्यूनल एक प्रकार के कोर्ट जैसी होते हैं, इनको हम क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी बोलते हैं, यानी जुडिशरी जैसी अथॉरिटी होती है ये। ठीक है, क्वासी यानी सिमिलर टू, सो दीज आर जस्ट लाइक कोर्ट्स। सो ये भले ही गवर्नमेंट बनाती है, बट ये गवर्नमेंट में नहीं आता है, ये जुडिशरी वाले पिलर में आता है। तो ये कोर्ट वाला जो पिलर है इसमें आता है, जो अपन ने देखे 3 पिलर्स हैं, सो ये कोर्ट वाले इसमें कवर होता है। तो भले ही ट्रिब्यूनल है, सरकार ने बनाई, बट ये ट्रिब्यूनल्स कवर होते हैं जुडिशरी सिस्टम के अंदर, सो ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आते। ठीक है, सो ये ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं आईबीबीआई के तहत। सो ऐसा है, ये कुछ बेसिक जानकारी थी। अब यहाँ तक कोई आपको डाउट होंगे तो पूछ सकते हो। देखो ये पूछा है आईबीबीआई के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है आपको, पूरे के ऊपर है तो 2-2 मार्क का रहा होगा ये पूरा एक क्वेश्चन है, तो 2-2 मार्क का है, 2-2 3-3 लाइन आप लिख दोगे तो इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। अब कोई डाउट होंगे यहाँ तक तो पूछ लो। एमसीक्यू पैटर्न नहीं है आपका, तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे नहीं एग्जाम में, बिकॉज आपका पैटर्न एमसीक्यू नहीं है। बट फिर भी दिया हुआ है ताकि आप अपनी नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर लें, आपको समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट समझे या नहीं समझे। बाकी आपको क्वेश्चंस जो आएंगे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे ये वाले चैप्टर पे, पहले चैप्टर पे। बाकी आगे के चैप्टर्स पे डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आते हैं और केस स्टडीज ज़्यादा आती है। यहाँ केस स्टडी नहीं बनाई जा सकती, डायरेक्टली आपको पूछ सकते हैं कि इनके बारे में बताओ, शॉर्ट नोट लिखो, आरबीआई के बारे में लिखो, या कोर्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन से कोर्ट्स होते हैं भारत में, उसके बारे में बताओ। तो आपको लिखना पड़ेगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर कौन सा जजमेंट सबसे ऊपर होता है, वो सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट भी रहता है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही है एक्चुअली एक प्रकार का। ठीक है, तो इस प्रकार से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसमें चांस बहुत कम है। तो इस पे अगर क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखें तो इसमें बहुत कम मार्क्स के वेटेज दिया है इंस्टीट्यूट ने, शायद कुछ नहीं आए ये भी हो सकता है। तो ये चैप्टर में 0 मार्क्स से 5 मार्क तक का वेटेज है। सो चैप्टर वाइज वेटेज, हाँ ये है। सो ये फाउंडेशन का अगर आप चैप्टर वाइज वेटेज देखें, ये तो अकाउंट्स हो गया। बिजनेस लॉ में वेटेज कितना है, 0 to 5%। सो पहला जो चैप्टर है इसमें बेसिक वेटेज है 0 to 5%, शायद कुछ भी ना आए, हो सकता है आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना आए, हो सकता है कि 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, हो सकता है 2 मार्क का है, 1 मार्क का है, कुछ भी हो सकता है। फिर आगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे 20 से 30 मार्क। अब वेटेज दिया बहुत है, लेकिन इतना वेग है ना ये वेटेज कि हम बता नहीं सकते, कहीं इंडिया 20 to 30 मार्क्स, यानी या तो 20 मार्क आएगा या 30 मार्क आएगा, यानी इतना ज़्यादा डिफरेंस है। सो सीधा 1.5 गुना का डिफरेंस है, 20 मार्क या 30 मार्क। वैसे ही यहाँ सेल ऑफ गुड्स में 15 से 20 मार्क, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में 15 से 20 मार्क, एलएलपी में 5 से 10 मार्क, फिर कंपनीज एक्ट में 15 से 20 मार्क, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 10 से 15 मार्क्स। तो इस प्रकार का वेटेज है। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट का दिया है, सो थोड़ा बहुत सर्व कर लिया करो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट वगैरह, उसमें काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये पहले का दिया है वैसे, बट ये सेम ही चीज़ है, सब्सिक्वेंट भी वैसे ही लग रहा है। तो एप्लीकेबल फॉर May 24 दिया है एंड सब्सिक्वेंट एग्जाम्स है।
सो सब्सिक्वेंट एग्जाम्स टिल फर्दर चेंजेस, तो जब तक के और कोई चेंज नहीं आते तो ये वेटेज से चलेंगे हम, ठीक है। बट वो भी इतना वेग है ना कि अपन बता नहीं सकते कि किस पे कितने क्वेश्चन आएंगे। तो कभी हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे 5 क्वेश्चन आ जाए, कभी हो सकता है 4 ही चाहे, कभी हो सकता है 6 आ जाए, क्योंकि 20 से 30 मार्क है, तो कुछ नहीं बता सकते अपन। हाँ, अब डाउट होंगे यहाँ तक तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे चर्चा चालू करेंगे फिर। कोई भी डाउट रहे तो पूछ लिया करो, डरा मत करो। मैं दिखता हूँ ऐसा खूंखार, लेकिन मैं सीधा साधा हूँ बेचारा। चेहरे से देखो कितना सीधा हूँ मैं। कभी कभी लगता है कि मैं डांटूंगा, लेकिन नहीं डांटता हूँ मैं। चलो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हमको थोड़ा थोड़ा करके देखना है, अलग अलग चैप्टर में। पहले कुछ बेसिक चीजें ये देख लेंगे, एकदम ही हलवा है ये, यानी बहुत ही आसान है, हलवा है नहीं, ईजी है। तो पहले बेसिक चीजें देख रहे हैं ना, हिस्ट्री ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्या बना था, सो ये सब देखेंगे अपन। फिर कल से हमारी एक्चुअल पढ़ाई चालू होगी, तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये भी जनरल बेसिक चीजें हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट यानी क्या है? तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जब भी दो जन कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वादा करते हैं, तो वो वादे पूरे होना चाहिए। इसीलिए कानून बनाया गया है, क्योंकि तकलीफ होती है अगर कोई वादे करके तोड़ देता है, तो बहुत हर्ट होता है। तो वैसा हर्ट तो ठीक है, लेकिन पैसे का भी नुकसान होता है। अगर सोच के देखो, आपने अमेजोन से मोबाइल फ़ोन मंगाया, आईफोन 16 प्रो मैक्स, अल्ट्रा, अल्ट्रा तो सैमसंग है, प्रो मैक्स मंगाया आपने। अब आपको वो आया ही नहीं, डिलीवरी नहीं हुआ, बाद में उन्होंने कैंसिल कर दिया, तो आप तो यहाँ पे एक्शन लोगे ना उनके ऊपर। एक्शन लेने का राइट क्यों है? क्योंकि कानून दिया है। अगर कानून नहीं होता तो वो अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते तो आप कुछ नहीं कर सकते थे उसमें। इसीलिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया। इसका मेन एम क्या है? मैंने आपको बताया था कि हर कानून को बनाने के पीछे एक मकसद होता है। ये कानून बनाने के पीछे मकसद है कि जो वादा करते हैं ना, वो वादे पूरे होना चाहिए, ये मेन मकसद होता है। जैसे कि एक मैं फैक्ट्री चला रहा हूँ, मेरी फैक्ट्री है, मुझे इस फैक्ट्री में रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ। सप्लायर को बोला मुझे रॉ मटेरियल खरीदना है, उसने बोला ठीक है मैं आपको रॉ मटेरियल दे दूंगा, एक पर्टिकुलर डेट और टाइम एग्री किया, इतने टाइम पे रॉ मटेरियल दे देंगे। मान लो इसका भाव तय हुआ कि 100 रुपये में मुझे वो रॉ मटेरियल मिलेगा, सिंप्लिसिटी के लिए हम 100 रुपये ले रहे हैं। मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट मुझे यहाँ रॉ मटेरियल मिलने वाला है, इस बेसिस पे मैं आगे प्रोडक्शन वगैरह करना चालू करूंगा। मेरे पास अभी भी कुछ मटेरियल होगा, उससे मैं प्रोड्यूस करूंगा, और मुझे पता है कुछ टाइम बाद और रॉ मटेरियल आ ही जाएगा। इसके बेसिस पे मैं आगे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, भले ही अभी गुड्स बनने के भी होंगे, तो भी मैं जो होलसेलर है, होलसेलर से कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा कि मैं गुड्स बना के तुमको ये तारीख को दूंगा। होलसेलर इसके आगे फिर रिटेलर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एक रिटेलर, छोटी दुकान, इससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे हम। रिटेलर फिर कंज्यूमर्स को ये गुड्स सेल करता है। अब सोच के देखो, अगर टाइम पे रॉ मटेरियल नहीं पहुंचाता है एस, दैट मीन्स एस कमिट्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको ब्रीच बोलते हैं हम, उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। तो यहाँ पे एम को तकलीफ होगी, क्योंकि आगे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट टूटते जाएंगे, ये भी टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा, ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स आगे के टूटते जाएंगे। तो सिर्फ एम को ही नहीं, आगे वाले को भी तकलीफ होगी। इसीलिए क्या करेगा एम, एम इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग दी नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, वो किसी और से गुड्स लेके आ जाएगा। समझो मिस्टर एक्स है, वो बोलता है कि चलो मैं रॉ मटेरियल आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, लेकिन अब ये रॉ मटेरियल जो देगा, तुरंत मैं मंगा रहा हूँ तो मुझे महंगा पड़ेगा। मान लो यहाँ पे मुझे वो 120 रुपए में दिया, अब जो चीज मुझे 100 रुपए में मिलना चाहिए था, उसके बदले 120 रुपए लगे। क्यों 20 रुपए ज्यादा लगे? इसकी वजह से इसने वादा किया और तोड़ दिया। तो इस कानून में यही लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति वादा करके अगर तोड़ देगा, तो उससे
हम नुकसान की भरपाई करवा सकते हैं। 100 रुपए में मुझे मिलना चाहिए था चीज, लेकिन अब 120 लगे, यानी 20 रुपए एक्स्ट्रा लगे इस वजह से क्योंकि एस ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तो मैं उससे 20 रुपए क्लेम कर सकता हूं। इसको हम बोलते हैं डैमेजेस। मैं डैमेजेस क्लेम कर सकता हूं उससे। इस प्रकार की चीजें बताई गई है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ताकि अब ये क्या करेगा, ये सोचेगा कि ट्राई करता हूं मैं कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो, क्योंकि अगर परफॉर्म नहीं होगा तो एक तो इसका कुछ सेल हुआ ही नहीं, ऊपर से 20 रुपए चले जाएंगे तो इसका नुकसान होगा। इसीलिए वो क्या करेगा, वो ट्राई करेगा कि जब तक हो सके मैं परफॉर्म करूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ू नहीं। अगर नहीं हो रहा है परफॉर्म तो बात और है, कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो फिर मैं नुकसान क्यों झेलूं, तो मैं तो, मेरा जो नुकसान हुआ इसके कारण हुआ, तो आई कैन रिकवर इट फ्रॉम दिस पार्टी। तो ये राइट दिया है कि यू कैन टेक एक्शन। अगर ये नहीं लिखा होता तो आप एक्शन नहीं ले सकते थे, हर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते जाता था तो बिजनेस करना ही मुश्किल हो गया होता। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे बेसिक लॉ है। सबसे पहले कोई भी बिजनेस लॉ अगर आप पढ़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया जाता है, सबसे बेसिक कानून है ये। सो कभी भी वादे किए जाएंगे तो उसको पूरे करना, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जरूरी होता है। सो ये इससे ही डील करता है। अब हिस्ट्री ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया, भारत में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे चालू हुआ। धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, पहले अलग टाइप से कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, फिर धीरे धीरे बदले रूल्स, और अभी जो कानून हम पढ़ रहे हैं ये अंग्रेजों के द्वारा लेके आया है भारत में। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप देखेंगे तो 1872 का है ये, यानी अंग्रेजों के टाइम का है, जब उन लोग अपने यहाँ पे सब कंट्रोल करते थे उस टाइम ये कानून लेके आए। तो उस टाइम भी कानून बनते पार्लियामेंट के द्वारा थे, बट ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, क्योंकि उस टाइम अपन आज़ाद नहीं थे तो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं था उस टाइम। तो उस टाइम के जो कानून हैं ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते थे। सो हिस्ट्री ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया, evolution of contract law in India before the enactment of Indian Contract Act can be traced through various historical periods. सबसे पहले एंशियंट एंड मिडिवल टाइम्स। सो एंशियंट टाइम्स पे अपने यहाँ पे कैसे क्या कॉन्ट्रैक्ट होते थे, तो उस टाइम ऐसा डेडिकेटेड लॉ नहीं था, देयर वाज नो डेडिकेटेड लॉ पर्टेनिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स। हिंदू लॉ सच एज सोर्सेस ऑफ वेदास, वेद में क्या लिखा है, धर्मशास्त्र क्या बताते हैं, स्मृतिज श्रुतिज, ये सब रेफर किए जाते थे, प्रोवाइडिंग डिस्क्रिप्शन सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स। जैसे कि उसमें लिखा हुआ था कि कॉन्ट्रैक्ट जब होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट से होना चाहिए, आपस में सब लोग हाँ बोल रहे हैं तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जबरदस्ती कोई कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवाया जा रहा है। तो ऐसी सब चीजें अपन पुराने जो ग्रंथ है उसमें से लेके आते थे। ये हिस्ट्री है, आपको अगेन ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे बट एक बार रीड करना है। सो इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल प्रिंसिपल्स थे, कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड वर बायलैटरल ट्रांजैक्शंस बेस्ड ऑन फ्री कंसेंट। ये अभी भी होता है, ये अभी हम पढ़ेंगे, फ्री कंसेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है, ये सब अभी भी रहता है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। फिर दूसरा, इसके बाद मुगल पीरियड में क्या हुआ, मुगल रूल। सो जब मुगल्स आए तो उन्होंने मोमेडियन लॉ के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म करना चालू किया। तो कॉन्ट्रैक्ट्स वर गवर्न बाय मोमेडियन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अरेबिक टर्म, उसमें कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहले एक व्यक्ति ऑफर देता था, दूसरा उसको एक्सेप्ट करता था, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट होता था। जैसे मैं पूछ रहा हूँ क्या आप ये मोबाइल फोन खरीदेंगे, तो मैं ऑफर कर रहा हूँ आपको, आप बोलते हैं हाँ। सो इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होते थे। सो कॉन्ट्रैक्ट्स वर गवर्न बाय मोमेडियन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द अरेबिक टर्म अक्द, अक्द यानी कॉन्ट्रैक्ट, इजाब, इजाब यानी प्रपोजल, वही ऑफर। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ये खरीदेंगे तो ये इजाब है। कबूल, कबूल यानी एक्सेप्टेंस। सो कबूल करना यानी हाँ बोलना। सो आपने कबूल किया तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन अंडर इस्लामिक लॉ रिक्वायर्स एक्सप्रेस कंसेंट विदाउट फॉर्मेलिटीज। सो क्लियरली बिना कोई कंडीशन के हाँ बोलना चाहिए, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता था। फिर हिंदू लॉ भी फॉलो होते थे। हिंदू लॉ डिफर्ड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम इंग्लिश लॉ, इट वॉज डिराइव फ्रॉम कस्टम्स, तौर तरीके जो चले आ रहे हैं उसके हिसाब से, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदास बाय स्मृतिकारास। सो वेद वगैरह में जो लिखा है उसके हिसाब से। अपने वेदों में भी दिया हुआ है कि कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जैसे माइनर है, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते अपन, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है उनका बेचारों का। एक आप अपने फ्रेंड के यहाँ गए, उसका छोटा भाई मस्त PS4 खेल रहा था, आप बोलते हैं बेटा बेचता क्या मेरे को, 2,000 रुपये देता हूँ तेरे को। आप 2,000 देते हो और इतना 50,000 का PS4 लेके आ जाते हैं उससे।
ऐसे तो किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हैं, वो तो बच्चा था बेचारा। सो इसीलिए अपने यहाँ पहले से लिखा हुआ है कि ऐसे बच्चों से आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो यही चीज बाद में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी लिखी है, बट अपने यहाँ इवन वेदों में भी दिया हुआ है कि माइनर्स, इनटॉक्सिकेटेड पर्सन, जो पी के पड़े हैं, मिस्टर पी के पड़े, सो इनटॉक्सिकेटेड है, सो पी के नशे में है वो, उससे अपन बोल रहे हैं भाई ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा क्या, हाँ बोल, उससे हाँ बुलवा रहे जबरदस्ती, उसको कुछ ध्यान ही नहीं, वो उसमें ही लगा है, भाई गाड़ी तो तेरा भाई चलाएगा। सो ऐसे केस में अपन उनसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो इनटॉक्सिकेटेड पर्सन, ओल्ड इंडिविजुअल्स, ओल्ड भी वो जिनको समझ में नहीं आता अब ज्यादा, ऐसे ओल्ड इंडिविजुअल्स जिनकी मानसिक परिस्थिति अब उतनी अच्छी नहीं है, उन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे। हैंडीकैप्ड were considered as unable to enter into a valid contract. There were also age classifications for contractual competence. फिर ब्रिटिश पीरियड में ब्रिटिशर्स जब आए, इन्होंने भारत में कॉन्ट्रैक्ट लेके आया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वैसा नहीं लगता था जैसा आज है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एक साथ पूरे देश में राज नहीं किया था। इनफैक्ट देश पूरा ऐसा था भी नहीं पहले, इंडिया ऐसा पूरा देश नहीं था, उसमें अलग अलग हिस्से थे, थोड़े थोड़े छोटे छोटे हिस्से। सो कहीं कोई लोग राज करते थे, कहीं कोई और करते थे, जैसे हैदराबाद में निज़ाम्स का राज था, फिर जम्मू कश्मीर में हरी सिंह थे, ऐसे अलग अलग राजा लोग राज करते थे। सो ब्रिटिश पीरियड में इन लोगों ने जो लॉ लगाया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसा एक कानून लेके आए, वो लगाए, वो सिर्फ बड़े बड़े जो प्रेसिडेंसी टाउन्स थे वहां लगाया, कैलकाटा, बॉम्बे, ऐसे बड़ी बड़ी जगह पे। सो ब्रिटिश पीरियड में इंग्लिश लॉ अप्लाई किया गया, लेकिन ओनली इन प्रेसिडेंसी टाउन्स, मद्रास, बॉम्बे, कैलकाटा, अंडर द चार्टर ऑफ 1726। द कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, अगर अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स अलग अलग रिलीजन के लोग थे, तो लॉ ऑफ द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट यानी एक्यूज, जिसके ऊपर केस हुआ है, उसके यहाँ का कानून अप्लाई किया जाता था। सो जैसे मैं अगर चोरी कर रहा हूँ तो मैं हिंदू हूँ, तो हिंदू लॉ के हिसाब से मेरे ऊपर पनिशमेंट होगी, कोई मुस्लिम है तो उसको मुस्लिम लॉ के हिसाब से पनिशमेंट होगी। सो जो व्यक्ति मुजरिम है उसके यहाँ उसके हिसाब से पनिशमेंट होती थी। प्रेसिडेंसी टाउन्स के बाहर, आउटसाइड, मैटर्स वर रिजॉल्व बेस्ड ऑन जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस। दैट मीन्स यहाँ पे कोई कानून ऐसा स्पेसिफिकली नहीं लगता था, वही जो वेदास वगैरह बोल रहे वैसे ही चलता था। फिर लेकिन बाद में ट्रांजिशन टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिप्लेस द एप्लीकेशन ऑफ इंग्लिश लॉ इन इंडिया। इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस। अब कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी भी रिलीजन का है, तो उस पर ये एक ही कानून लगता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दिस हिस्टोरिकल जर्नी highlights the diverse influences on Indian Contract Act, contract law, and sets the stage for codification and consolidation of principles. So अपन आगे यही पढ़ेंगे अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। सो बहुत सारे पहले भी कानून बने चले गए, लेकिन हमारे लिए अभी जो प्रेजेंट कानून है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अभी भी चल रहा है। ये भी भले ही हो गया 150 साल पुराना, बट अभी भी ये चल ही रहा है। 150 साल हो गए ना इसको, 150 से भी ज़्यादा हो गए। सो इतना पुराना कानून है, बट अभी भी ये अप्लाई होता है और अभी भी हम इसको फॉलो करते हैं। ठीक है। सो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अब अगली क्लास में देखते हैं। मेरी भी बैक टू बैक क्लास है, वैसे 12-20 तक थी, बट मेरी और क्लासेस है, तो अभी आज जल्दी छोड़ देता हूँ मैं आपको। अभी बहुत बैक टू बैक क्लासेस है, कल से थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है। सो अगली क्लास में देखते हैं अपन बाकी का, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो ये बेसिक हो गया, अब हिस्ट्री खत्म हो गई। अगली क्लास से अपने को एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस जो है वो पढ़ने मिलेंगे। चलो, थैंक यू।